नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। आज हम फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो समानता का अधिकार है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक प्रदान किए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में जो टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं 6। इससे पहले बात करें, जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 1978 में एक संविधान में संशोधन किया जाता है, 44वां संविधान संशोधन। उसके अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब एक जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 के अंतर्गत इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। अब आज जो हम मूल अधिकार पढ़ेंगे वो है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में आता है। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक में शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 14 से, जहाँ से हमारे समानता के अधिकार की शुरुआत होती है। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि भारत में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण होगा। यहाँ 2 बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अब इनका अर्थ क्या है उसे समझते हैं। तो देखिए, विधि के समक्ष समानता का आशय ये है कि सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं, वो सब कानून के समक्ष समान हैं। चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ पर कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। मतलब कानून की नज़र में सभी लोग यहाँ पर बराबर हैं। इस सिद्धांत को दिया था ए बी डाइसी ने, और हमारे भारतीय संविधान में आपको जैसा कि पता है कि कई सारे विदेशों के जो संविधान थे उनका अध्ययन किया गया था भारतीय संविधान के निर्माण के समय, और उन विदेशों से किए गए अध्ययन के फलस्वरूप उन संविधान में से कुछ पॉइंट हमारे संविधान में भी लिए गए थे। इसी प्रकार विधि के समक्ष समानता का जो आदर्श है वो हमने ब्रिटेन से लिया था। इस बात को आप विशेष तौर पर याद रखें। साथ ही अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि विधियों का समान संरक्षण। आपने पहला समझ लिया, इसका अर्थ क्या था, अब इसको समझते हैं। तो इसमें कहा गया है विधियों का समान संरक्षण। इसका आशय ये है कि जो वंचित परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए अलग व्यवहार किया जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, अलग व्यवहार। अलग से आशय ये है कि भेदभाव किया जाएगा। अब भेदभाव कैसा होगा? वो भेदभाव होगा सकारात्मक। इसको हम सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। तो एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, यहाँ पर ए जो है बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है और दिहाड़ी मजदूर है, दिन के करीब 200 से 300 रुपये कमाता है पर डे। और बी जो है बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, मतलब अमीर आदमी है, और इसकी जो कमाई है पर डे की लगभग 1 से 2 लाख के बीच में है। अब यहाँ पर ऐसा कोई कानून है मान लीजिए जिसमें 2 लाख का जुर्माना होता है अगर कोई उस कानून का उल्लंघन कर दे। अब होता क्या है कि इन दोनों से इस कानून का उल्लंघन हो जाता है। हम एक हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, एक उदाहरण लेकर, कि मान लीजिए इनसे दोनों से ही इस कानून का उल्लंघन हो जाता है, तो कोर्ट जो है इन दोनों पर जुर्माना लगा देगा 2-2 लाख का। अब जो बी है वो तो समान, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो तो यहाँ से निकल जाएगा, जमानत लेके 2 लाख रुपए भर के वो निकल जाएगा। अब जो ए है वो गरीब व्यक्ति है जो डेली का 200 रुपये कमाता है। अब इसके लिए 2 लाख रुपये देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए के साथ में अन्याय हो जाएगा। ए के साथ में अन्याय हो जाएगा क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ नहीं हैं इतना पैसा देने की। तो यहाँ यही बात की गई है कि जब परिस्थितियाँ समान नहीं हैं तो उनके लिए व्यवहार भी अलग किया जाएगा, अर्थात इससे थोड़ा कम वसूल लिया जाएगा। किससे? ए से। तो यही कहा गया है विधियों का समान संरक्षण। जैसे आपने देखा होगा, इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि एक बच्चा कोई मर्डर कर दे मान लीजिए, और एक वयस्क आदमी जो कि 20 से ज़्यादा उम्र का है, 18 साल से ऊपर का है इंडिया में, तो होता क्या है कि उस बच्चे को बहुत कम सज़ा मिलती है, साथ ही उसको जेल में न रखकर सुधार गृह में भेजा जाता है। वहीं हम बात करें एक वयस्क व्यक्ति जो कि एक बहुत ज़्यादा समझदार है,
एक उस एज तक पहुंच चुका है कि मर्डर करने से क्या हो सकता है उसको सब कुछ पता है, तो उसको जो है उम्र कैद तक हो सकती है, साथ ही साथ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ आपने क्या देखा, बच्चे को कम सज़ा दी जा रही है बल्कि वयस्क को ज़्यादा सज़ा दी जा रही है। तो यहाँ क्या है कि परिस्थितियाँ समान नहीं हैं, वंचित परिस्थिति में है। बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि वो मर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको इतनी समझ नहीं है, वहीं वयस्क को पूरी तरह से समझ है। तो यहाँ इसका यूज़ किया गया किसका, विधियों का समान संरक्षण। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम, ये इसमें जो चालान होते हैं वो स्त्री के लिए भी समान होते हैं, वहीं कोई पुरुष उस मोटर कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी चार्जेस समान होंगे। और वहीं अगर बात करें हम घरेलू हिंसा निवारण की दूसरी तरफ, ठीक है, तो यहाँ महिला के लिए विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, जबकि पुरुषों के लिए ऐसा कोई संरक्षण यहाँ पर नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं सकारात्मक भेदभाव, उल्टा भेदभाव। तो आपने विधियों का समान संरक्षण समझ लिया। अब हम समझते हैं विधि के समक्ष समानता जो दी गई है हमारे संविधान में, इसके कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को समझते हैं। अपवाद क्या हैं, तो देखिए, जो हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं या राज्यपाल होते हैं, अपने कार्यकाल के दौरान जब वो अपने पद पर होते हैं, कार्यकाल के दौरान किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए उन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। मतलब जो अब भी वो कार्य करते हैं अपने कार्यकाल में, उन कार्यों के लिए उन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। साथ ही जब तक वो अपने पद पर रहते हैं, कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल, उन्हें कभी भी हिरासत में नहीं लिया जा सकता। साथ ही पद पर रहते हुए उन पर कोई भी क्रिमिनल मामला, ठीक है, आपराधिक मामला ना तो चलेगा और ना ही बना रहेगा। अर्थात यहाँ पर अगर पहले से भी कोई मामला है उनके राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने से पहले, तो वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात ये कही गई है यहाँ पर कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर सिविल या दीवानी मामला चलाया जा सकता है, किंतु इसके लिए उन्हें 2 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा। अब बात करते हैं संसद एवं राज्य विधानमंडल में जो सदस्य होते हैं। जैसे कि आप सांसद को समझ लीजिए, तो सांसद जो भी सदन में बयान देंगे या फिर भी कोई भी वक्तव्य कहेंगे, तो उस बयान के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा, उस बात को लेकर किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। साथ ही अगर बात करें हम कि संसद में, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर देता है या उसका टेलीविज़न पर प्रसारण कर देता है, तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। बशर्ते वो जो जानकारी प्रदान कर रहा है कि सदन में इस बारे में चर्चा हुई, वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सदन में हुआ कुछ और बता कुछ और रहा है। तो यहाँ पर उसके लिए एक बचाव किया गया है कि व्यक्ति अगर संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित करता है तो उसे किसी भी प्रकार के मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। साथ ही जो हमारे देश में विदेशी राजदूत होते हैं, राजनयिक होते हैं, ठीक है, एम्बेसडर जिन्हें हम कहते हैं, वो भारत के न्यायालयों में किसी भी सिविल मामला या फिर कोई भी क्रिमिनल केसेस उन पर नहीं चलाया जा सकता। तो हमने आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष समानता है उसके क्या अपवाद थे उनको देख लिया है। अब हम आर्टिकल 15 को समझते हैं। आर्टिकल 15 में कहा गया है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मतलब वो किस धर्म से संबंधित है, कौन सा उसका वंश है, जाति क्या है, लिंग क्या है, स्त्री है या पुरुष है, उसका जन्म स्थान क्या है, इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य से कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही यहाँ पर यह कहा गया है कि जो ये आधार बताए गए हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और जो मनोरंजन के स्थल हैं उन स्थानों पर उनको जाने से नहीं रोका जाएगा, चाहे कुएं हों, तालाब हों, स्नान घाट हों, सड़कों पर, ठीक है, इन सभी पर उन्हें जाने से नहीं रोका जाएगा। तो ये प्रावधान जो किया गया था इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे भारतीय समाज में कुछ खास समुदाय जो रहते थे पहले, उन्हें कुओं पर पानी नहीं भरने दिया जाता था या तालाब वगैरह जाने पर उन्हें प्रतिबंध लगाया जाता था सवर्ण समाज के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 15 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात, मतलब अगर राज्य या सरकार
स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करती है, उनके लिए कोई विशेष योजना चलाती है, तो ये अनुच्छेद उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी राज्य को, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक हैं या SC ST के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए कोई राज्य कार्यक्रम चलाता है या कोई योजना चलाता है, उससे ये अनुच्छेद उनको नहीं रोकेगा। मतलब राज्य को ये स्वतंत्रता है कि वो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, साथ ही उनके लिए विशेष योजनाएं चला सकता है। आर्टिकल 15 के बेहतर अनुपालन के लिए कुछ कानून बनाए गए, जैसे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, वैसे ये कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, इन सभी को बनाया गया। और भी कई सारे हैं, मैंने ये यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 16 को। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की समानता, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब सिंपली ये है कि सरकार जो भी नौकरियां निकालेगी, ठीक है, जो भी भर्तियां करेगी, सरकारी भर्तियां जो भी होंगी, नौकरियां निकलेंगी, उनमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर किसी के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 16 कहता है। लेकिन यहाँ पर इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या हैं कि राज्य में सरकारी नियुक्तियों में निवास संबंधी अर्हता, निवास को मतलब एक कोई स्टेट है वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ के निवासी को थोड़ी वरीयता दे सकते हैं। जैसे कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में ऐसा होता है। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। मतलब यहाँ कहा गया है कि सरकार पिछड़े वर्गों के लिए यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। साथ ही तीसरा अपवाद ये है कि किसी धार्मिक संस्था में कार्यकारी परिषद जो है, वहाँ पर अगर किसी की नियुक्ति की जाती है तो किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को वहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि सरकार जो है नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है पिछड़े वर्गों के लिए। आज़ादी के बाद जो है शुरुआती दौर में जो आरक्षण मिला था वो केवल मिला था SC और ST समुदाय से संबंधित लोगों को, किंतु 1991 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो हमारा OBC वर्ग है, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, उनको भी आरक्षण की सीमा में शामिल कर लिया गया था। 2019 की बात करें तो यहाँ पर 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग थे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो थे, उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं, जिसमें अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता जिसे हम छुआछूत भी कह सकते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि देश में कहीं भी छुआछूत का पालन नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर छुआछूत का पूर्णतः अंत कर दिया गया है। बात करें अस्पृश्यता शब्द की, तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कहीं भी इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर देवराजय्या बनाम पद्मन्ना 1961 मामले में जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसने माना कि अनुच्छेद 17 का उद्देश्य कुछ जातियों में जन्म होने के कारण कुछ साथियों को अस्पृश्य समझने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करना है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 17 ये कहता है कि कुछ जातियाँ जो थीं पहले हमारे समाज में, उनको जन्म के साथ कुछ साथी जो थे अस्पृश्य समझते थे, तो उस अमानवीय प्रथा को समाप्त करना ही आर्टिकल 17 का उद्देश्य है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो यहाँ पर अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, उपाधियों का अंत, जितनी भी उपाधियाँ थीं उनका यहाँ पर अंत कर दिया गया था। तो देखिए ब्रिटिश काल में जो है सामंती व्यवस्था के अंतर्गत कई सारी उपाधियाँ प्रदान की जाती थी, जैसे कि राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर, ये सभी प्रदान की जाती थी। लेकिन हमारे भारतीय समाज में भी बात करें तो उस समय राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, ये सभी उपाधियाँ लगाते थे, महाराजा धीराज, महाराजा, इस तरीके की उपाधियाँ होती थी। तो ये जो है आर्टिकल 18 इस पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि ये सभी जो हैं समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं। मतलब संविधान में इन सभी को किसी नाम के आगे यूज़ करने के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यहाँ पर बात
की गई है कि केवल शिक्षा और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। मतलब जैसे कि आप शिक्षा में जो उपाधियां दी जाती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, सेना में जो उपाधियां दी जाती हैं जैसे कि लेफ्टिनेंट वगैरह, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, ये सभी जो होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सभी उपाधियां दी जा सकती हैं। बात करें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये कोई उपाधि नहीं है बल्कि ये पुरस्कार हैं। क्या हैं? पुरस्कार हैं। वहीं 18वें अनुच्छेद में यही कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। आर्टिकल 18 में ये कहा गया है। और कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परंतु राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर या किसी ट्रस्ट में कार्य कर रहा है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशों से उपाधि नहीं ले सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर है, किसी ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के वो विदेशों से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। अगला ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी हो लेकिन राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है तो वह किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना न तो कोई भेंट ले सकता है, न उपहार ले सकता है, न कोई उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, न ही कोई पद स्वीकार कर सकता है। तो ये आर्टिकल 18 में इस बात की चर्चा की गई है। इस प्रकार हमने समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समझ लिया है। आशा करते हैं आपको ये समानता का अधिकार के जितने भी अनुच्छेद हैं वो समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम जो है स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे जिसमें हम अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये जो हैं काफ़ी विस्तृत टॉपिक हैं जिनमें थोड़ा समय लग सकता है और ये काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं। इन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और ये जो है एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सभी पढ़ रहे हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को पसंद आ रहा है। धन्यवाद।